हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर रिलेटिंग टू कंपटीशन एक्ट 2002। अभी तक जो अपन ने कंपटीशन एक्ट के अंदर पढ़ा वो था कि अगर अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन हो रहा है या फिर काफी ऐसे कॉम्बिनेशंस है जो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लिमिट से अगर एक्सीड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एसेट्स एंड इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, उसके केस में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया दैट इज सीसीआई इंक्वायर करके एंड अगर बाद में इट इज प्रूव्ड कि अगर ऐसे कॉम्बिनेशन से मार्केट में कंपटीशन के ऊपर एक एडवर्स इंपैक्ट आ सकता है तो इन ऑर्डर्स को और इन कॉम्बिनेशंस को रोकने का ऑर्डर सीसीआई दे सकता है। नाउ, क्या बेसिस था जज करने का कि अब्यूज हुआ है या नहीं हुआ, या फिर क्या बेसिस है जज करने का कि एप्रिशिएबल एडवर्स इंपैक्ट होगा या नहीं होगा, उसकी क्राइटेरियाज अपन ने लास्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करे थे। कौन प्रेसिडेंट होगा, कौन चेयरमैन होगा बेसिकली ऑफ द सीसीआई, कौन मेंबर्स बन सकते हैं, क्या उनका टेन्योर रहेगा, कैसे उनका रिटायरमेंट रहेगा, कब उनको रिजाइन कर सकते हैं, क्या उनका कूलिंग पीरियड रहेगा, ये सारी चीजें अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस करी है। अब अगर अपन को लगता है कि सीसीआई को कि कोई एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पर मार्केट का एक्सप्लॉइटेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है या बन सकती है, तो उसके केस में वो इंक्वायरी का ऑर्डर दे सकते हैं। नाउ, इंक्वायरी इनटू कॉम्बिनेशन बाय कमीशन, द कमीशन मे अपॉन इट्स ओन नॉलेज इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एक्विजिशन और एक्वायरिंग ऑफ कंट्रोल, मर्जर और अमालगमेशन, इंक्वायर into whether such a combination has caused or likely to cause an appreciable adverse impact on competition in India. However, the Commission shall not initiate any inquiry under this subsection after the expiry of 1 year from the date of which such combination has taken effect. यानी combination अभी हुआ नहीं है, अगर उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है या खुद की मर्जी पे आप ये सारी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं करी, ऑलरेडी कॉम्बिनेशन हो चुका है एंड कॉम्बिनेशन हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है, तो अब आप इसके अगेंस्ट में कोई भी इंक्वायरी सेटअप नहीं कर सकते। फॉर दिस पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग whether a combination would have effect or likely to have an appreciable adverse effect of competition in the relevant market, the commission have regard to all the potential factor, basically ये सेम रहेंगे। actual potential level of competition, entry barriers, degree of countervailing power that is substitute कितने available है, likelihood of the combination would result in the parties of combination being able to significantly and substantially increase the profit or sales एंड प्रॉफिट मार्जिन, प्राइसेस एंड प्रॉफिट मार्जिन। यानी आपको ऐसा लगता है दोनों फर्म के मिलने के बाद उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि वो प्राइस और प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, तभी आप इंटरफेयर करेंगे। एक्सटेंट ऑफ इफेक्टिव कंपटीशन लाइकली टू सस्टेन इन द मार्केट, जैसे अगर अपन टेलीकम्युनिकेशन मार्केट की बात करें तो उसमें से धीरे धीरे कंपटीशन स्वाइप अप होता जा रहा है, बट अभी रिसेंटली जियो एयरटेल ने क्योंकि प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ा दी टैरिफ अपने, तो उसके कारण बीएसएनएल वापस धीरे धीरे इमर्ज हो रहा है। सो दैट इज द थिंग दैट इज टोल्ड टू यू कि कंपटीशन आपको क्या लगता है कितना लाइकली है सस्टेन करेगा मार्केट में जिससे कस्टमर को फायदा हो। मार्केट शेयर इन द रेलिवेंट मार्केट ऑफ द पर्सन एंटरप्राइज इन द कॉम्बिनेशन इंडिविजुअल और एज अ कॉम्बिनेशन, एंड लाइकलीहुड दैट द कॉम्बिनेशन वुड रिजल्ट इन द रिमूवल ऑफ विगरस एंड इफेक्टिव कॉम्पिटिटर और कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट। यानी उनकी इस एक्टिविटी से बहुत ही जो टफ कंपटीशन अभी मार्केट में चल रहा है ना, जितना ज्यादा टफ कॉम्बिनेशन आपका होगा उतने ज्यादा चांसेस है कंज्यूमर के पास प्राइस कम करवाने के या प्राइसेस के बेसिस पे नेगोशिएशन करने के, क्योंकि नेक टू नेक कंपटीशन है, हर कोई चाहता है दूसरे से ज्यादा सेल करने की। तो अगर ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी है जहां पर आपको लग रहा है कि मार्केट से इफेक्टिव कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो उसके केस में आप एक्शन लेकर इसको सही करने की कोशिश करेंगे या इसको रोकने की कोशिश करेंगे। नाउ, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, commission first has to form an opinion that combination is likely to cause or have caused an appreciable adverse effect on competition with relevant market. Further, when it comes to conclusion, it shall proceed to issue a notice to the parties to combination calling them upon the show cause notice। यानी किस तरीके से आपका प्रोसेस चालू होगा इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का,
आपको लगता है कोई ऐसा कॉम्बिनेशन हो चुका है जिससे एप्रिशिएबल एडवर्स इंपैक्ट मार्केट में आना स्टार्ट हो गया है, या अभी तक हुआ नहीं है, आपके पास एप्लीकेशन आई है, तो आपको जब भी ऐसा लगता है कि मार्केट से कंपटीशन एलिमिनेट होने वाला है, तो आप पार्टी को नोटिस भेजेंगे, दैट इज योर शो कॉज नोटिस, दैट इज आप उनसे कॉज पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, हमारे हिसाब से इससे ये चीज गलत हो जाएगी, तो उसके बेसिस पे उनसे आप आंसर रिक्वायर करेंगे। आफ्टर रिसिप्ट ऑफ नोटिस, after receipt of response of the parties to the combination, may call for the report of DG, that is Director General. When pursuant to response of the parties and on receipt of report of Director General, whichever is later, the Commissioner prima facie is of the opinion that combination is likely to cause appreciable adverse effect in the relevant market, it shall within 7 days direct the parties to the combination to publish within the next 10 days the details of combination in such manner as they think appropriate to bring the information public and person likely to be affected by such combination। यानी बेसिकली कहीं पे भी डायरेक्टर जनरल की रिपोर्ट और पार्टी से जो रिस्पॉन्स आया उसमें से जो भी लास्ट आया आपके पास, मोस्टली पार्टी की रिपोर्ट के बाद ही या पार्टी के रिस्पॉन्स के बाद ही डायरेक्टर जनरल अपनी रिपोर्ट देगा। एंड ये सब के बाद अगर कमीशन, दैट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है कि ऐसे कॉम्बिनेशन को अगर अलाउ किया गया तो उससे मार्केट पे एक एप्रिशिएबल एडवर्स इंपैक्ट आएगा, सो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में जब भी आपके पास दोनों में से लास्ट रिस्पॉन्स आया उसके 7 दिन के अंदर अंदर आप पार्टीज को बोलेंगे कि अगले 10 दिन के अंदर आप पूरी की पूरी डिटेल्स, दैट इज किस बेसिस पे एक्विजिशन हो रहा है, क्या टर्म्स कंडीशन है एक्विजिशन की, वो सारी की सारी डिटेल्स आप पार्टी से मंगाने की कोशिश करेंगे। एंड उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक एंड पर्सन लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय सच कॉम्बिनेशन, यानी जिस इंसानों पे भी या जिन मार्केट में इसका एक इम्पैक्ट आने वाला है उनको या उनकी डिटेल्स आप मांगने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज अपन को यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट, द कमीशन में इनवाइट एनी पर्सन अफेक्टेड और likely to be affected by the said combination to file written objection within the 15 days of publishing of public notice with the commission for its consideration। 7 दिन के अंदर आपने टाइम दिया दोनों पार्टीज को जो कॉम्बिनेशन में आ रही है, मर्जर एक्विजिशन में आ रही है, कि अगले 10 दिन के अंदर आप अपना रिस्पॉन्स सबमिट कर दिए, वो रिस्पॉन्स पब्लिक किया जाएगा, दैट इज ओपन टू ऑल, पब्लिश किया जाएगा, एंड जो भी उससे अफेक्टेड है वो अपनी चीजें सारी डिस्क्लोज वहां पर करेगा। नाउ जो भी पर्सन अफेक्टेड है उस पब्लिक नोटिस के 15 दिन के अंदर अंदर आकर अपना वी कैन से रिटन रीजंस उससे रिलेटेड सबमिट करेगा कमीशन को। द कमीशन में विद इन 15 डेज ऑफ फाइलिंग द रिटन ऑब्जेक्शंस call for such additional information as it may deem fit from the parties to the said combination, and the information shall be published by the parties referred above within 15 days from the expiry of notice of the commission। After receipt of all the information within the 45 days from the expiry of period of filing further information, the commission shall proceed to deal with the case in accordance with the provision of section 31 of the act। यानी बेसिकली समराइजेशन इसका अगर अपन समझे, कहीं पे भी कमीशन को लगा सुओ मोटो, यानी उनको खुद को लगा, या फिर एट द रिक्वेस्ट ऑफ एनी पर्सन उनको ऐसा लगता है कि कोई कॉम्बिनेशन ऐसा हो चुका है जिससे मार्केट में एप्रिशिएबल एडवर्स इंपैक्ट आ रहा है, या ऐसा कॉम्बिनेशन होने वाला है जिससे एप्रिशिएबल एडवर्स इंपैक्ट आ सकता है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में वो अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे। आप नोटिस भेजोगे पार्टी को, एंड नोटिस के बाद आप पार्टी को टाइम दोगे कि अगले 7 दिन के अंदर अंदर अपना रिस्पॉन्स सबमिट करे, एंड लेटर ऑन डायरेक्टर जनरल को भी आप ये चीजें फॉरवर्ड करोगे, उसका भी आप एक स्टेटमेंट मंगवाओगे, एंड लेटर ऑन पार्टी से रिस्पॉन्स आने के बाद या डायरेक्टर जनरल से रिस्पॉन्स आने के बाद अगले 7 दिन में यू कैन डायरेक्ट द पार्टी कि अगले 10 दिन के अंदर वट एवर इज द मैटर आज टू देम उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पब्लिक करे, दैट इज पब्लिकली पब्लिश करे, एंड जो भी लोगों के ऊपर इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन का इंपैक्ट आने वाला है उनकी डिटेल्स वो लोग सबमिट करें। एंड जब ये इंफॉर्मेशन पब्लिक की जाएगी तो जो भी पर्सन इससे इंपैक्टेड है
या फिर अपन कह सकते हैं जिन भी पर्सन के ऊपर इसका इम्पैक्ट आने वाला है, जिसको भी ऑब्जेक्शन है इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के होने से, वो अगले 15 दिन के अंदर अंदर अपनी कंप्लेन, रिटन कंप्लेन फाइल कर देगा। जैसे ही कंप्लेन आएगी, वो कंप्लेन वापस फॉरवर्ड की जाएगी उन लोगों को या उन पार्टीज को जिनका कॉम्बिनेशन होने वाला है या जिनका कॉम्बिनेशन हो चुका है। एंड द कमीशन में विद इन 15 डेज ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, उनको एक टाइम पीरियड देगी अगले 15 दिन का कि आप अपना रिस्पॉन्स सबमिट कीजिए। एंड वट एवर इज द रिस्पॉन्स रिसीव्ड बाय द पार्टी, ऑब्जेक्शन का जो भी रिस्पॉन्स दिया उन्होंने, उसके 45 दिन के अंदर अंदर द कमीशन वुड डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली टू डू विद द पर्टिकुलर केस दैट इज पेंडिंग। यानी वो कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर उस कॉम्बिनेशन को रोक देना चाहिए। ये कमीशन डिसाइड करके अगले 45 दिन के अंदर अपना ऑर्डर पास कर देगा। Now, the next topic deals with order of the commission on certain combination, यानी क्या क्या ऑर्डर पास किए जा सकते हैं। If the parties to a combination do not accept the proposal, accept the proposed modification, such party may within 30 days of modification proposed by the commission submit amendment to the modification proposed by the commission। यानी अगर कॉम्बिनेशन, जिस टर्म्स पे आप कॉम्बिनेशन करना चाहते हो वो कंपटीशन कमीशन को लगता है सही नहीं है, तो वो उसमें प्रपोज्ड मॉडिफिकेशन आपको बता सकती है। एंड जब पार्टीज एक्सेप्ट करने से मना कर देती है ऐसे मॉडिफिकेशन जो कमीशन ने बताए, अब अगले 30 दिन के अंदर अंदर ऑफ द मॉडिफिकेशन प्रपोज बाय द कमीशन सबमिट अमेंडमेंट ऑफ द मॉडिफिकेशन। हुआ क्या, आपने जो भी टर्म्स कंडीशन थी वो सबमिट करी, उनको लगा ये सारी कंडीशन सही नहीं है, तो उन्होंने एक मॉडिफाइड प्रपोजल आपको दिया। अब आपने मॉडिफाइड प्रपोजल रिसीव किया, अगले 30 दिन के अंदर अगर आप उस मॉडिफाइड प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो आपके हिसाब से उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए वो अगले 30 दिन के अंदर आप कमीशन को बता देंगे। Where the commission comes to a conclusion that any combination does not or likely to or not likely to have an appreciable adverse effect on competition in the relevant market in India, it may approve the combination। यानी कहा जहां उनको लगता है कि इससे कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट कंपटीशन के ऊपर नहीं आने वाला है, तो उसके केस में वो अप्रूव भी कर सकते हैं ऑफ द पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। In case where the commission is of the opinion that the combination has or likely to have an adverse effect, it shall direct the combination shall not take effect। यानी आपको लगता है कि कॉम्बिनेशन से मार्केट में प्रॉब्लम आ सकती है, कंज्यूमर को नुकसान हो सकता है, तो आप उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को रोक सकते हैं। Where the commission is of the opinion that adverse effect has been caused or it is likely to be caused on competition can be eliminated by modifying such combination, it shall direct the party such combination to carry out necessary modification of the combination। यानी कहीं पे भी अगर ऐसा कुछ है जिसमें आपको लगता है थोड़े बहुत चेंजेस करके इन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉम्बिनेशन आप उसको अप्रूवल दे पाओगे, तो वो सारे चेंजेस आप सजेस्ट कर दोगे पार्टी को कि अगर आप ये चेंजेस कर देंगे टू योर कॉम्बिनेशन के टर्म्स कंडीशन, देन इट कैन बी एक्सेप्टेड। The parties accepting the proposed modification shall carry out the modification within the period specified by the commission। When the parties who have accepted the modification fail to carry out such modification within the period specified by the commission, such combination shall be deemed to have an appreciable adverse effect on competition and shall be dealt by the commission in accordance with the provision of the act। यानी आपने जो ओरिजिनल टर्म्स थे कॉम्बिनेशन के, उसमें जो भी मॉडिफिकेशंस थे वो पार्टी को बता दिए। अब पार्टी ने क्या करा, पार्टी ने वो सारे कॉम्बिनेशंस अभी तक एक्सेप्ट नहीं करे। फॉर एग्जांपल कमीशन ने बोला अगले 30 दिन के अंदर अंदर आप जो भी ये टर्म्स कंडीशन हमने मॉडिफाई करी, चेंज करी, वो आप इंप्लीमेंट कर दीजिएगा। बट अगर अगले 30 दिन के अंदर जो भी पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो ऐसा नहीं कर रही, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर ऐसा मान लिया जाएगा कि जो आपका ओरिजिनल था, जो भी टर्म्स कंडीशन पे आप कॉम्बिनेशन कर रहे थे, आपने वही अभी तक स्टैंड बाय रखा है एंड उसको एप्रिशिएबल एडवर्स इम्पैक्ट मानते हुए उसका उसी तरीके से डीलिंग की जाएगी जैसे नॉर्मल सिचुएशंस में की जाती है। यानी जो भी लीगल एक्शन है वो फिर आपके अगेंस्ट में लिया जा सकता है या फिर उस कॉम्बिनेशन को स्ट्रिक्टली मना भी किया जा सकता है। अभी तक मॉडिफिकेशन बोला था, नहीं कर रहे टाइम लिमिट के अंदर, तो उसको मना भी किया जा सकता है। इफ द पार्टीज टू द कॉम्बिनेशन
डू नॉट एक्सेप्ट द प्रपोज मॉडिफिकेशन, सच पार्टी में विद इन 30 डेज, अपन ने ऊपर भी पढ़ा 30 दिन के अंदर अगले वो अपना एक सजेशन जो वो करना चाहते हैं वो सबमिट कर देंगे। इफ द कमीशन एग्रीज with the agreement submitted by the parties, it shall order approve of the combination. If the commission does not accept the amendment, then the parties shall be allowed to further period of 30 days for accepting the amendment proposed by the commission. यानी आपने मॉडिफिकेशन बताया, कमीशन ने बताया, पार्टीज ने एक्सेप्ट नहीं करा, उन्होंने फर्दर मॉडिफिकेशन बताया। अब बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ कमीशन। कमीशन चाहे तो जो पार्टी ने सजेशन दिए उसको एक्सेप्ट करते हुए पूरे कॉम्बिनेशन को अप्रूव कर सकता है, इंप्लीमेंट करवा सकता है। एंड अगर वो पार्टी के सजेशंस को अप्रूव नहीं करते तो उस पर्टिकुलर केस में पार्टीज को 30 दिन का और टाइम दिया जाएगा टू फर्दर अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कमीशन बता रहा है। नाउ नेक्स्ट इज योर अपीयरेंस बिफोर कमीशन, यानी कौन जाएगा कमीशन के सामने आपके बिहाफ पे डीलिंग के जो भी आप कॉम्बिनेशन करना चाह रहे हो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके फैक्ट्स पुट फॉरवर्ड करने के लिए कौन प्रेजेंट होगा बिफोर द कमीशन। फॉलोइंग आर द पर्सन इंटाइटल्ड टू अपीयर बिफोर द कमीशन: द कंप्लेनेंट, द डिफेंडेंट एंड द डायरेक्टर जनरल। A person or an enterprise or the director general may appear either in person or authorize one or more chartered accountant or company secretaries or cost accountants or legal practitioners, that is their advocate, for or his or for any of his or its officers to present his or her case before the commission। यानी कंप्लेनेंट जिसने कंप्लेंट डाली कॉम्बिनेशन को रोकने के लिए, डिफेंडेंट यानी जिसके अगेंस्ट में कंप्लेंट डली है, एंड डायरेक्टर जनरल, ये 3 लोग प्रेजेंट हो सकते हैं कोर्ट के सामने फॉर द प्रोसीडिंग्स। एंड जिसके अगेंस्ट में कंप्लेन, दैट इज अ पर्सन और इंटरप्राइज और डायरेक्टर जनरल, वो खुद भी प्रेजेंट हो सकते हैं, उनके बिहाफ पे कोई सीए, सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट या लॉयर रिप्रेजेंट कर सकता है उनको सारी की सारी प्रोसीडिंग्स को कैरी आउट करने के लिए। ये चीज यहां पर अपन ने समझी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक रिलेट्स टू competition advocacy or reference by statutory authority, that is central government, state government may seek the opinion of competition commission of India on the possible effects of the policy on competition and other related matter. The government may make a reference to the commission for its opinion on possible effect of such policy on the competition or any other matter। यानी गवर्नमेंट जब भी कंपटीशन एक्ट से रिलेटेड या कंपटीशन से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी बनाती है तो पहले ओपिनियन के लिए सीसीआई को भेजा जाएगा, बिकॉज सीसीआई इज एक्सक्लूसिवली डीलिंग इन द मैटर्स रिलेटिंग टू कंपटीशन। तो अगर कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है उसका क्या पॉसिबल या प्रोबेबल आउटकम हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है ऑन द कंपटीशन, सो वो सारी इंफॉर्मेशन के लिए सीसीआई को रेफरेंस भेजा जा सकता है। ऑन रिसिप्ट ऑफ सच रेफरेंस द कमीशन shall give its opinion to the central government, स्टेट गवर्नमेंट विद इन द 60 डेज ऑफ मेकिंग सच रेफरेंस। यानी जब भी रिक्वेस्ट आई गवर्नमेंट की तरफ से अगले 60 दिन के अंदर आपको अपना रिस्पॉन्स या अपना रेफरेंस बताना पड़ेगा। एंड द लेटर में फॉर्मुलेट पॉलिसी एज इट डीम्स फिट, यानी गवर्नमेंट को आपके रिकमेंडेशन के बेसिस पे एक अप्रूवल या कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हाँ जो भी पॉलिसी हम बनाना और इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो प्रॉपर है, तो आप उसको इंप्लीमेंट कर दोगे। The statutory authority may suo moto make such a reference in respect of such issue to the commission. Likewise, the commission either in course of proceeding before it or suo moto may make a reference for opinion to a statutory authority, that is any authority that is formulated by special act of parliament, वो statutory authority यहाँ पर कहलाएगी। and the later has to render its opinion within 60 days of making such रेफरेंस। यानी अगर कोई केस कंपटीशन कमीशन के सामने आया है एंड उसके रेफरेंस के लिए या उसकी एडवाइस के लिए वो लोग भेजना चाहते हैं टू द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, तो वो भेजा जा सकता है एंड अगेन 60 डेज के अंदर आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज योर कंपटीशन एडवोकेसी अंडर सेक्शन 49 ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में सीक ओपिनियन ऑफ द सीसीआई on the possible effects of the policy on competition matter in the context of section 49 envisages that while formulating a policy on the competition, the government may make reference to the commission for its opinion
on the possible effect of such policy on competition and any other matter, ये रेफरेंस के बाद अगर उनको लगता है तो वो अपना अप्रूवल दे देंगे, and it is binding on the central government, state government in the formulating of policy. The commission is also empowered to take suitable measures for promotion of competition advocacy, creating awareness about competition and imparting training regarding competition issues. यानी बेसिकली अवेयरनेस जनरेट करने से रिलेटेड भी अगर कोई काम करना है, या कंपटीशन एडवोकेसी से रिलेटेड भी अगर कोई काम आपको करना है, तो उसके केस में कंपटीशन कमीशन का पार्ट रह सकता है। नेक्स्ट इज योर प्रोसीजर फॉर इंक्वायरी ऑन कंप्लेंट। If commission is of the opinion that there exists a prima facie case on receipt of such information from any person, consumer, their association, trade association, or reference from the central government, state government, or statutory authority, or knowledge or information under section 19, it shall direct Director General to cause an investigation to be made into the matter. The Director General shall investigate into the matter and submit the report within the period as may be specified. यानी कहीं पे भी सेंट्रल स्टेट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या फिर किसी भी अथॉरिटी को ऐसा लगता है, या कोई कंज्यूमर को ऐसा लगता है एक पर्टिकुलर केस के अगेंस्ट में कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन होने से कंपटीशन के ऊपर एक एडवर्स इंपैक्ट आ सकता है, तो वो केस रेफर किया जाएगा एंड उससे रिलेटेड रिपोर्ट डायरेक्टर जनरल को सबमिट करनी पड़ेगी विद इन द डे स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट. इट इज हाउएवर नॉट बाइंडिंग ऑन द कमीशन टू एक्सेप्ट द रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल. यानी जरूरी नहीं है डायरेक्टर जनरल ने जो भी रिपोर्ट दी वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. अपॉन whereupon the receipt of reference of information, the commission is of the opinion that there is no prima facie case, it shall pass dismissing the order of reference information as it may deems fit. यानी रिपोर्ट के बाद अगर गवर्नमेंट को लगता है, अगर कमीशन को लगता है कि इसके केस में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जिससे कंपटीशन के ऊपर कोई एडवर्स इंपैक्ट आए, तो वो आउटराइटली उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकता है. Upon receipt of request report from the Director General, the Commission shall forward the copy to the parties concerned or the central government, state government, statutory authority जिसने proceedings चालू कराई. If the Director General in relation to the matter referred to it recommends that there is no contravention of any provision of the Act, the Commission shall give an opportunity of hearing to the informant, and after hearing, if the commission agrees with the recommendation of Director General, it shall dismiss the information according to section 26 subsection 7. It after hearing information provider, the commission is of the opinion that further inquiry is required for it shall direct the inquiry to proceed further. यानी अगर आप किसी की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप सामने वाली पार्टी को एक मौका देंगे अपना पक्ष रखने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए कि उसने ये केस यहाँ पर रेफर क्यों किया, क्यों उसको ऐसा लगा कि ये पर्टिकुलर सिनेरियो होने से या ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होने से कंपटीशन के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट आ सकता है. एंड अगर ये सारी चीजें सुनने के बाद, यानी सामने वाला जिसने कंप्लेंट फाइल करी है, अगर उसका पर्सपेक्टिव या उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के बाद कमीशन को ऐसा लगता है कि ये केस में अभी भी दम नहीं है, तो उसको बंद कर देंगे. एंड उसकी प्लीड जो है, उसकी जो रिक्वेस्ट है, वो सुनने के बाद अगर कमीशन को लगता है कि इस पे फर्दर इंक्वायरी होनी चाहिए, तो वो फर्दर इंक्वायरी का ऑर्डर भी दे सकते हैं. ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर जनरल की जो रिपोर्ट होगी वो फाइनल मान ली जाएगी, उसके बेसिस पे कमीशन के ऊपर है कि वो क्या एक्शन लेता है. Where the report of Director General relates to matter referred to Commission by the central government, state government, statutory authority, and the report contains recommendation that there is no contravention of the provision of the Act, the Commission shall invite the comments of the central government, state government, statutory authority as the case may be on such report. अभी अपन ने पढ़ा किसी इंसान ने रिक्वेस्ट डाली है, कंप्लेंट डाली है, उसकी कंप्लेंट डायरेक्टर जनरल ने रिजेक्ट कर दी. बेसिकली उसको लगा ऐसा कोई भी कॉन्ट्रावेंशन नहीं है, उसको मौका दिया,
उसके बाद वापस लगा तो उसको फर्दर कंटिन्यू किया। सेम वे अगर कंप्लेंट डाली है सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने या किसी स्टैट्यूटरी बॉडी ने, तो उसके बेसिस पे जो भी रिपोर्ट आई है डायरेक्टर जनरल की, वो इन अथॉरिटीज को भेजी जाएगी जिसने कंप्लेंट डाली कि इसमें कोई भी कॉन्ट्रवेंशन हमको तो नहीं दिख रहा। एंड लेटर ऑन दे वुड बी ऑल्सो प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी shall invite comments of central government, state government or the statutory authority as the case may be on such report। यानी उनको भी अपना पर्सपेक्टिव रखने का मौका दिया जाएगा। ऑन रिसिप्ट ऑफ द कमेंट्स, यानी गवर्नमेंट से जो भी रिप्लाई आएगा, इफ देयर इज नो प्राइमा फेसी केस इन द ओपिनियन ऑफ कमीशन, the commission shall return the reference। However, if the commission feels that there is prima facie case, it shall proceed with the reference। Same चीज, अगर उनका पक्ष सुनने के बाद भी कमीशन को लगता है कि कोई भी कॉन्ट्रावेंशन नहीं हुआ है, तो वहीं पे केस बंद कर दिया जाएगा एंड रेफरेंस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड अगर उनको लगता है कि हाँ प्राइमा फेसी एक कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर आप फर्दर इंक्वायरी का ऑर्डर इशू कर देंगे। ये चीज अभी तक यहां पर अपन को बताई गई। Now, section 26 subsection 9 provides that commission on receipt of recommendation of director general that there is contravention of the act, of the provisions of the act, and a further inquiry is called for, shall inquire into such contravention in accordance with the provisions of the act। The provision of the section indicate that it is mandatory that information or reference received or matter which comes to the knowledge of commission regarding the alleged violation of the provision of act must be referred to director general for an investigation of the matter। जब भी कंप्लेंट आएगी किसी कॉम्बिनेशन की, तो वो सारी की सारी कंप्लेंट शुड बी फॉरवर्डेड टू डायरेक्टर जनरल। अब डायरेक्टर जनरल उस पर रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट जाएगी कमीशन के पास, कमीशन फिर एक बार वापस उसको फर्दर भेजेगी कंप्लेनेंट को जिसने कंप्लेन करी, उससे ओपिनियन या उसकी बात सुनी जाएगी। उसके बाद इफ कमीशन थिंक्स इट शुड बी एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्ट किया जाएगा, वरना रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रैटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, द कमीशन में अमेंड or amend any order passed by it under the provision with the view to ratifying the mistake from mistake apparent from the record। Section 38(2) provides, subject to the provision of that, commission may make an amendment of the order and at its own motion, an amendment for ratifying any mistake apparent from record which has been brought to the notice by the parties to the order। An explanation below the section clarifies that while rectifying any mistake apparent from the record, the commission shall not amend substantive part of the order passed but under the provision of act। अब बेसिकली ये हुआ कि अगर उनको लगता है कोई गलती हो गई है ऑर्डर पास करने में, यानी रेफरेंस गया, अगर लगा कि कॉम्बिनेशन रोका जाना चाहिए, रोक दिया, ऑर्डर पास कर दिया, अब उनको लगता है कोई प्रॉब्लम है, जो हमने ऑर्डर पास दिया उसमें कुछ मिस्टेक रह गई, तो उसको अमेंड यानी आप चेंज कर सकते हो, रैटिफाई कर सकते हो। एंड अगर मिस्टेक है अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, यानी रिकॉर्ड से कॉपी करते टाइम या रिकॉर्ड में कोई प्रॉब्लम हो गई या टाइपिंग मिस्टेक हो गई उस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर, सब्सटैंशियल पार्ट, यानी ऐसा नहीं है कि आपने पहले कुछ फैसला सुनाया था उसको रैटिफाई करके फैसला ही बदल दो, फैसला मोस्टली सेम रहेगा, यानी सब्सटैंशियल पार्ट अगर सही है, थोड़े बहुत चेंजेस हैं वो अलाउ किए जा सकते हैं। शैल नॉट अमेंड सब्सटैंशियल पार्ट, यानी ऐसा नहीं है कि सडनली आपका हृदय परिवर्तन हो गया एंड आपने कोशिश करी कि जिसको आपने गिल्टी ठहराया उसको नॉट गिल्टी करना चाहो और उसको अमेंड करना चाहो, रैटिफाई करना चाहो, दैट वुड नॉट बी पॉसिबल। नेक्स्ट इज योर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स of the commission imposing monetary penalty। Section 39 provides that if a person fails to pay any monetary penalty imposed on him under the act, the commission shall proceed to recover such penalty in such manner as may be mentioned in the regulation। That is, अगर कोई ऑर्डर पास किया है कमीशन में जिसके ऊपर आपके पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है एंड आप पेनल्टी का भुगतान नहीं कर रहे, तो आपसे पेनल्टी रिकवर करने का पूरा अधिकार हमने कमीशन को दे रखा है। In the case where commission is of the opinion that it would be expedient to recover the penalty imposed under the act in accordance with the Income Tax Act 1961, it may make a reference to this effect to the concerned income tax authority under the act for recovery of penalty as
टैक्स ड्यू अंडर द सेड एक्ट, यानी आपका जो भी पैसा बकाया है वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से वसूल किया जाएगा, यानी इनकम टैक्स पेमेंट के साथ जोड़ दिया जाएगा या वहां से डिमांड निकाल दी जाएगी। अब इनकम टैक्स की डिमांड का पेमेंट नहीं करते तो आपके अकाउंट फ्रीज किए जा सकते हैं, और लेटर ऑन अगर फिर भी कंटिन्यू करता रहता है कॉन्ट्रावेंशन तो आपकी प्रॉपर्टीज भी सीज की जा सकती है। तो आप रेफरेंस दे दोगे इनकम टैक्स को, इनकम टैक्स वाले आपसे रिकवरी करेंगे। अब वो पेनल्टी लगा के, या काफी केसेस में अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड बन रहा है, वो रिफंड को उस पेनल्टी के अगेंस्ट में एडजस्ट कर दिया जाएगा। वो चीज यहाँ पर अपन को बताई गई है। एज पर सेक्शन 39, every order passed by the commission under the act shall be executed in the same manner as if it is a decree. Decree means order of a court made by high court or a principal civil court in the suit pending therein, यानी जिस तरीके से कोर्ट के ऑर्डर की अपन कह सकते हैं पालना अपन करते हैं, यानी जिस तरीके से कोर्ट के ऑर्डर को अपन फॉलो करते हैं उसी तरीके से कमीशन के ऑर्डर को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये कंपलसरी यहाँ पर मेंशन्ड है। तो बेसिकली अपन ने पढ़ा कि पेनल्टी है वो भरनी पड़ेगी, कोर्ट का ऑर्डर है वो मानना पड़ेगा, यानी एग्जीक्यूट करवा सकता है कमीशन अपने सारे डिसीजन जो भी उसने लिए। अब ये कब होगा? जब आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया टू द एक्ट, दैट इज कॉम्पिटिशन एक्ट, या उसकी कोई स्पेसिफिक सेक्शन को आपने वॉयलेट किया, तो उसके केस में जो भी पेनल्टी आपको कमीशन ने ऑर्डर करी पे करने के लिए वो आपको पे करनी पड़ेगी। नहीं पे करते तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर आपसे पैसा वसूल किया जा सकता है। एंड जो भी कोर्ट का जो भी कमीशन का ऑर्डर है उसकी सेम मान्यता रहेगी जिस तरीके से कोर्ट के ऑर्डर की मान्यता रहती है, एंड आपको एनी हाउ वो चीज को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये था एक और लेक्चर रिगार्डिंग आर कंपटीशन एक्ट 2002 जो होता है यहाँ पर खत्म। मिलेंगे अगले लेक्चर में जो होगा एक कंक्लूडिंग लेक्चर ऑफ आर कंपटीशन एक्ट 2002। सो टिल देन, थैंक यू।